अब मैं आपको बहुत ही बेहतरीन दो कानूनों की तरफ लेके जाऊंगा, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा जोश दिखाएंगे तभी। चलो भाई, तो हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस के अंदर जो पहले जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं। सॉरी, पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, हालांकि कहने को तो ये कहा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन जो है वो 1919 और 1935 से ही पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर मैं आपको मेनली 1919 और 1935 का एक्ट ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए भाई, हम बात करेंगे कौन से एक्ट की, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, उसके बारे में देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। देखो, पहले तो आप इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को समझ लो कि 1919 और 1935 ये दोनों एक्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, ब्रिटिश संसद के अंदर पारित किए गए। भारत का शासन किस तरीके से चलना चाहिए उसके बारे में दोनों एक्ट बताते हैं। भारत के अंदर हम ये जो चुनावी प्रक्रिया, जो हमारा शासन किस तरीके से चलना चाहिए, ये जब संविधान सभा बनी तो अचानक से नहीं आ गया। इसके पीछे की बहुत लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि थी। 1919 का, 1909 का, 1892 का, 35 का, ये सब एक्ट थे। और ये भी माना जाता है कि भारतीय जो संविधान है वो 1935 के एक्ट से ही प्रेरित है। कैसे है तो अभी अपन देखेंगे। बहुत सारे आर्टिकल डिट्टो कॉपी मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल। तो हम यहाँ पर 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। काफी डिटेल में पढ़ेंगे, पर सबसे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बार बार रिपीट करके बताता रहूंगा कि ये तो एटलीस्ट आपको याद रहनी ही चाहिए। वैसे तो सारी याद रहनी चाहिए, पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो एटलीस्ट आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1919 के एक्ट की। तो टाइमलाइन की बात करें तो मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और भारतीय सैनिक जो है वो अंग्रेजों के साथ थे। तो उस समय में मॉन्टेग्यू के द्वारा घोषणा की गई कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, हम भारतीय लोगों के लिए इस प्रकार के कानून बनाएंगे जिससे कि धीरे धीरे उनको ऑटोनॉमी दी जा सके। तो मॉन्टेग्यू घोषणा हुई 20 अगस्त 1917 को। उसी के पालना के अंदर 1919 का एक्ट ब्रिटिश संसद के अंदर रखा गया, मई 1919 में। कब रखा गया? मई 1919 के अंदर ब्रिटिश संसद में रखा गया और दिसंबर 1919 के अंदर यह पारित हो गया। जुलाई 1920 में क्राउन ने इसको सहमति दे दी। जैसे हमारे यहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होती है किसी बिल पर, उसी तरीके से वहां पर क्राउन की सहमति चाहिए होती है। तो मई 1919 में ब्रिटिश संसद में रखा गया, दिसंबर 1919 में वहां से पारित हो गया और जुलाई 1920 में क्राउन ने सहमति दे दी। फाइनली ये जो एक्ट है वो 1 जुलाई 1921 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 1921 से। तो ये इस एक्ट की पृष्ठभूमि थी। 1919 के अंदर ये कानून रखा गया, दिसंबर 1919 में पारित हो गया, जुलाई 1920 के अंदर क्राउन की से पारित हो गया, 1 जनवरी 1921 से लागू हो गया और मॉन्टेग्यू घोषणा के आधार पर इसको लागू किया गया था। 20 अगस्त 1917 में यह घोषणा हुई थी। उस समय के महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे वो देख लो। उस समय में भारत सचिव हुआ करते थे मॉन्टेग्यू। कौन हुआ करते थे? मॉन्टेग्यू। और वाइसरॉय कौन थे? चैम्सफोर्ड। इसीलिए इन सुधारों को, 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कानून। जैसे 1909 वाले जो कानून है उसको मार्ले मिंटो कानून कहा जाता है, उसी तरीके से 1919 वाले एक्ट को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कानून के नाम से जाना जाता है। उस समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे डेविड जॉर्ज। कौन थे? डेविड जॉर्ज। तो ये 3 लोगों के नाम याद रखना कि जब 1919 का एक्ट आया तो भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। वाइसरॉय कौन थे? चैम्सफोर्ड। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? डेविड जॉर्ज। ठीक है, अब आगे बात करें तो इस एक्ट से विभिन्न आयोगों की स्थापना हुई, है ना। इसमें केंद्र के प्रोविजन क्या थे, स्टेट के प्रोविजन क्या थे, उन सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस आयोग से, इस एक्ट से कौन कौन से आयोगों की स्थापना हुई वो देख लेते हैं। तो इस आयोग से केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जिसे आज अपन यूपीएससी के नाम से जानते हैं। हालांकि यूपीएससी की स्थापना 1935 एक्ट से हुई। आप कहोगे लेकिन आप तो 1919 में लिखा रहे हो। देखो सुनो,
यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन 1919 वाले में मैं क्या लिख रहा हूं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। तो आज इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग है, उससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के एक्ट में हो गया था और संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1935 वाले में हुआ था। और ली कमेटी बनी थी, लॉर्ड ली समिति, उसकी सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इसका गठन एक्चुअल में 1 अक्टूबर 1926 को हुआ, लेकिन इस एक्ट के आधार पर हुआ था, इसलिए अपन इसको यहां पर पढ़ रहे हैं। बाद में यही क्या बन गया, यूपीएससी। तो इस एक्ट से कौन कौन सी संस्थाएं बनी, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लॉर्ड ली की समिति की सिफारिश पर गठन 1 अक्टूबर 1926। दूसरे संगठन की तरफ चलते हैं। दूसरा संगठन है आईसीएस की परीक्षा भारत में कराने का प्रावधान किया गया, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस। ये पहले लंदन में हुआ करती थी और 1922 में ये परीक्षा इलाहाबाद के अंदर हुई। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, जिसे अपन आज के समय में यूपीएससी या फिर आईएएस का पेपर कहते हैं, पहले कहां हुआ करता था, लंदन में, और ये इलाहाबाद में 1922 में इलाहाबाद के अंदर पेपर हुआ। कैग का ऑडिटर जनरल जो है वो पोस्ट इससे आई और कैग को यहां पर वैधानिक मान्यता दी गई। हालांकि एक्चुअल में बात करें, ऑडिटर जनरल की पोस्ट 1858 से ही चल रही थी, लेकिन 1919 के एक्ट के माध्यम से इसको वैधानिक मान्यता जो वो दी गई। उसके बाद आगे बात करें, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, यानी कि जितने भी राजा थे उन सबका एक ग्रुप बनाया जाए, जिससे कि अंग्रेज इन सबके साथ सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से बातचीत जो वो कर सके। और इसके लिए क्या बनाया गया, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अंदर 121 राजा थे, जिसमें कि हैदराबाद और मैसूर वाले नहीं थे। इसको नरेंद्र मंडल के नाम से भी जानते थे, जो कि 1921 में बना। इस नरेंद्र मंडल की स्थापना का जो आधार है वो कौन सा एक्ट था, 1919 का एक्ट था, है ना। और इसके अंदर कुल कितने राजा थे, 121 राजा थे। इसका नाम किसने दिया, अपने अलवर के राजा जयसिंह द्वारा इनका नाम रखा गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष या फिर प्रथम चांसलर कौन थे, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह इनके प्रथम चांसलर थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड रीडिंग जो है इसके अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से हमने अभी तक 3 चीजों के बारे में बात की, और भी हम देखेंगे। पहले हम इतनी बातों को रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कहा 1919 का जो एक्ट था, पहली बात हमने कहा 1919 के एक्ट की एक टाइमलाइन है। क्या टाइमलाइन है, हमने कहा मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी, जिसको अगस्त घोषणा भी कहते हैं, अगस्त 1917 के अंदर, जिसमें कहा गया था कि भारत को एक तरीके से ऑटोनॉमी देने की तरफ हम कार्य करेंगे। और मई 1919 के अंदर ब्रिटिश संसद के अंदर कानून लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या बिल, जिसे कि वहां की पार्लियामेंट ने दिसंबर 1919 के अंदर पारित कर दिया और जुलाई 1920 के अंदर वहां के क्राउन ने पारित कर दिया। 1 जनवरी 2021 से वो 1921 से वो लागू हो गया। उस समय के ब्रिटिश पदाधिकारी कौन थे, तो हमने कहा उस समय में भारत सचिव जब मॉन्टेग्यू थे, उस समय में वॉइसरॉय जब चेम्सफोर्ड थे। इसीलिए इन सुधारों को अपन किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो डेविड जॉर्ज थे। क्या क्या हुआ इसके अंदर, हमने कहा कुछ आयोगों की स्थापना हुई। कौन से आयोगों की स्थापना हुई, सबसे पहला केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना हुई, जो कि कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई, तो ली समिति की सिफारिश पर, लॉर्ड ली समिति की सिफारिश पर। एक्चुअल में ये बना कब, तो एक्चुअल में तो ये 1 अक्टूबर 1926 को बना। इसी से बाद में आगे चलकर एक यूपीएससी बना और अलग अलग प्रांतों के भी पब्लिक सर्विस कमीशन बने। और ये कौन से एक्ट से बने, ये बने 1935 का जो एक्ट था उससे, उसी से प्रांतों के पब्लिक सर्विस कमीशन बने और इसके अलावा यूपीएससी भी बना। तो एक तो हमने इसकी स्थापना पढ़ी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, यानी कि नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जो कि कब बना, 1921 में, जिसका नाम किसने दिया, अलवर के राजा जयसिंह ने, जिसका प्रथम चांसलर जिसके कौन थे, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड रीडिंग। बना कब था, 1921 में। कौन से एक्ट के आधार पर, 1919। इसके अलावा और क्या पढ़ा, इसके अलावा आपने बताया सर ऑडिटर जनरल, जिसको कि आज हम कैग के नाम से जानते हैं, ये कैसी पोस्ट हो गई थी, ये एक वैधानिक पोस्ट हो गई थी। बन तो 1858 में ही गई थी, लेकिन ये एक वैधानिक पोस्ट हो चुकी थी कब, 1919 के एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तभी हम पढ़ते हैं कि लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका प्रोविजन भी इसी के अंदर था।
और इसी के अंदर एक और आयोग का भी प्रोविजन किया गया था कि 10 वर्ष बाद में एक और आयोग बनाया जाएगा जो कि ये देखेगा कि क्या नए कानून की आवश्यकता है या फिर नहीं, जिसे बाद में 8 वर्ष बाद ही लेके आ गए और जिसका नाम था साइमन कमीशन, जिसका भारतीयों ने खूब विरोध किया। तो ये सब हमने बातें की अभी तक की 1919 के एक्ट के बारे में। यहां तक की बातें आपको क्लियर होंगी। अब अपन बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर हम बात करें कि गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी थी। गवर्नर जनरल की क्या थी? कार्यकारिणी, यानी कि काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। उसमें टोटल 8 मेंबर होते थे, उसमें से 3 सदस्य भारतीय होंगे। ये इस 1919 के एक्ट में कहा गया। क्या होंगे? 3 सदस्य भारतीय होंगे। सर अब दिमाग में नहीं जा रहा, एक 15 मिनट का ब्रेक दे दो। ब्रेक लेना है तो आप ले सकते हो, 15 मिनट में वापिस आ जाना, शुरुआत कर लेना है ना, लेकिन क्लास चलने दो। तो 3/8 सदस्य जो है वो 3/8 सदस्य में, यानी कि 8 में से 3 सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। इन्हें कम महत्वपूर्ण विभाग दिए गए, जैसे कि कानून, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य या उद्योग। इन्हें कम महत्वपूर्ण जो है आपके विभाग दिए गए। किन्हें? भारतीय सदस्यों को। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कितने सदस्य भारतीय रखे गए थे? 3। कौन से एक्ट से? 1919 के एक्ट से। आगे बात करते हैं, ये जो मेंबर थे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे? ये जो मेंबर है ये गवर्नर जनरल के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे और वो आगे भारत सचिव के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। यानी कि ये जो मेंबर है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के, ये जो पहले विधानसभा यानी कि जो सेंट्रल असेंबली थी उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? गवर्नर जनरल के लिए। और गवर्नर जनरल की भी बहुत सारी शक्तियों का विस्तार किया गया। जैसे कि एक तरीके से आप ये मान लो कि गवर्नर जनरल आज के समय का जो राष्ट्रपति है वही शक्तियां लगभग रखता था, लेकिन एक्चुअल में वो शक्तियां रखता था। आज के समय में तो ये माना जाता है राष्ट्रपति के पास शक्तियां नॉमिनल है, लेकिन गवर्नर जनरल एक्चुअल में उस समय वो शक्तियां रखता था। जैसे कि कोई भी बिल आएगा तो उसके अप्रूवल से आएगा, उसके पास में वीटो पावर होगी, है ना, वो एक सर्टिफिकेशन जारी करता है कि हाँ मैं इस बिल को प्रमाणित करता हूं। ये सारी शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है ना। तो यही बात है। केंद्रीय विधानमंडल में कानून प्रस्तुत करने के लिए स्वीकृति आवश्यक होती थी। विधेयक पर निषेधाधिकार यानी कि वीटो की पावर थी। विधेयक को प्रमाणित करना यानी कि पावर ऑफ सर्टिफिकेशन की पावर राष्ट्रपति के पास यानी कि उस समय के गवर्नर जनरल के पास थी। आज के समय के जो हम कहें एमपी हैं, आज के समय के हम कहें जो एमपी हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसको उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति को। उस समय में किसको थे? गवर्नर जनरल को। वही तो बात है। यानी कि आज का गवर्नर जनरल, सॉरी आज का राष्ट्रपति उस समय का गवर्नर जनरल, और आज के राष्ट्रपति के पास तो नॉमिनल पावर ही है, उस समय में वास्तविक थी। तो वो रिस्पॉन्सिबल किसको लेकर थे? गवर्नर जनरल। आज के राष्ट्रपति क्या पावर है? वीटो की पावर है, पहले सहमति लेनी पड़ती है, पावर ऑफ सर्टिफिकेशन, ये सब शक्तियां वहां पर थी। किसको? गवर्नर ऑफ जनरल को। आगे बढ़ते हैं। केंद्र के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था थी, मतलब कि 1919 के एक्ट के अंदर अपन देखें तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी। एक है केंद्र, जैसे आज हमारे क्या होती है? संसद। जैसे आज हमारे संसद में क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके से उस समय में थी। लोकसभा को तो अपन ने क्या कह दिया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा को तो क्या कहते थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे हमारे राज्यसभा होती है उस समय में क्या होती थी? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या होती थी? काउंसिल ऑफ स्टेट। इस तरीके से हम कहे केंद्र के अंदर क्या कर दिया? द्विसदनीय विधायिका कर दी, 2 सदन कर दिए, पहली बार हुआ था। केंद्र के अंदर क्या कर दिए? द्विसदनीय विधायिका। एक का नाम क्या रखा गया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लोकसभा जो होती है उसका उस समय में नाम क्या था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो राज्यसभा होती है उसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। तो इस तरीके से हमारे यहां पर क्या थी? एक द्विसदनीय व्यवस्था रखी गई थी। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये लगभग आज की व्यवस्था जैसा ही था। आज के लिए हमारे लिए क्या होता है? आज के समय में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। वहां पर क्या था? उस समय में इसका 3 था और इसका 5 था। उस समय में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष। और काउंसिल ऑफ स्टेट का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष था। इसमें मेंबर जो है 60 थे, उसमें 145 थे। आज हम देखें तो इसमें कितने हैं? 543। इसमें कितने? 245। उसमें ऐसा नहीं था। यहां पर तो कितने थे? यहां पर तो कितने थे? 145। राज्यसभा वाले 245, यहां पर 145 बन गया और यहां पर कितने रह गए? 60 रह गए।
तो इस तरीके से हम यहां पर बात करें तो यहां पर यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर मेंबर कितने थे 60 और उसके अंदर यानी कि आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर कितने थे 145। फिर से सुनना पूरी बात को। एक काम करता हूं मैं पूरी बात को फिर से कंक्लूड करता हूं। मैं बात कर रहा हूं 1919 के एक्ट की। किसकी बात कर रहा हूं 1919 के एक्ट की। 1919 के एक्ट में क्या किया केंद्रीय विधानमंडल के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था को लागू कर दिया। किसे लागू कर दिया द्विसदनीय व्यवस्था को। और इस द्विसदनीय व्यवस्था को आज की हमारी जो लोकसभा राज्यसभा है उसके हम कंपैरिजन के अंदर याद कर रहे हैं। एक का नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और एक का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। आज की मैं यदि कंपैरिजन करूं तो मैं कहूंगा आज के समय में है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यसभा मतलब कि काउंसिल ऑफ स्टेट। आज के समय में इसमें होते हैं 245 सदस्य, इधर इसमें कर दो 145 सदस्य, और इसमें सिर्फ कितने सदस्य थे 60 सदस्य ही थे। आज के समय में इसका कार्यकाल 5 वर्ष और इसका कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन यहां पर इसका कार्यकाल 3 वर्ष और इसका कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, अब ये जो 60 सदस्य हैं इसको आगे फिर डिवाइड किया गया था। इन 60 सदस्यों में से 34 तो होते थे इलेक्टेड और 26 होते थे मनोनीत नॉमिनेटेड। बात को बड़े ध्यान से सुनना, ये डिटेलिंग के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। 34 तो क्या थे निर्वाचित और 26 क्या थे मनोनीत। और ये मनोनीत किसके द्वारा होते थे गवर्नर जनरल के द्वारा। फिर से सुनो, आज की उस समय की राज्यसभा में कितने मेंबर 60 में से 34 तो इलेक्टेड और 26 नॉमिनेटेड। नॉमिनेट कौन करेगा गवर्नर जनरल। याद रखना बहुत आसान है, आज के समय में कौन करता है राष्ट्रपति, उस समय में कौन था गवर्नर जनरल। तो इन 26 सदस्यों को नॉमिनेट कौन करेगा गवर्नर जनरल, और 34 क्या होंगे इलेक्टेड। इसके अंदर भी रिजर्वेशन, जनरल से 20 सदस्य, 10 मुस्लिम सदस्य, 3 यूरोपीय और 1 सिख। 20 तो जनरल के, 10 मुस्लिम, कितने हो गए 30, 3 यूरोपीय और 1 सिख। इस तरीके से 1919 के एक्ट के अंदर हम देखें सिखों को और यूरोपियों को भी आरक्षण दे दिया गया था। जो 1909 के अंदर मुस्लिमों को आरक्षण दिया था वो यहां तक आते आते सिखों के लिए भी कर दिया। 1919 के एक्ट के अंदर जनरल के लिए 20, मेल के मुस्लिम के 10, यूरोपीय 3 और सिख 1। इस तरीके से 34 सदस्य क्या थे इलेक्टेड और 26 सदस्य क्या थे नॉमिनेटेड। और इन 26 में से 26 सदस्य कौन नॉमिनेट करता था गवर्नर जनरल, और 20 इसमें से सरकारी सदस्य हो सकते थे, बाकी गैर सरकारी हो सकते थे। अब आते हैं इधर कितने सदस्य थे 145। 145 में से 104 तो इलेक्टेड होते थे और 41 जो है वो नॉमिनेटेड होते थे। 104 तो इलेक्टेड और 41 क्या नॉमिनेटेड। अब इन 41 में से 26 सरकारी और 15 गैर सरकारी। ठीक है, और ये 104 निर्वाचित जो थे उसमें से 30 मुस्लिम, 2 सिख, 7 जमींदार, 9 यूरोपीय, 4 भारत व्यापारिक संघ से। कहने का मतलब सारी बातें हमें कोई रट्टा मारने की, सारे नंबर को एग्जैक्ट रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई रिजर्वेशन देना उस समय में शुरू हो गया था। ठीक है ना। उसके बाद में इसका कार्य क्या था राज्यसभा का, ये एक तरीके से रूढ़िवादी सदन था। जैसे आज के समय में हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा को कहा जाता है कि ये एक विलंबकारी सदन है, ये केवल देरी करवाता है। ये लोकसभा में जो कानून बना है उसके ऊपर और ज्यादा विचार विमर्श करता है, वही काम उस समय में राज्यसभा का था। इस समय में इसको निचला सदन कहते थे, इसको ऊपरी सदन कहते थे। आज भी ऐसा ही होता है, ये लोअर हाउस माना जाता है और ये अपर हाउस माना जाता है। ये लोअर हाउस माना जाता है और ये वाला अपर हाउस माना जाता है। ठीक है, अब मैं इस पूरी बात को एक बार फिर से आपके सामने कंक्लूड कर देता हूं। अब आपके दिमाग में पक्का बैठ गया होगा 1919 का जो एक्ट है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखने वाली है वो यह है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था हो गई थी। केंद्र में कौन सी व्यवस्था हो गई थी, द्विसदनीय व्यवस्था हो गई थी। 2 सदन हो गए थे, एक सदन जिसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा, और एक सदन जिसका नाम था लेजिस्लेटिव सेंट्रल असेंबली केंद्रीय विधानसभा। नाम में विधानसभा इसलिए राज्यों से कंफ्यूज मत होना, इसका नाम ही वैसा ही है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर जो मेंबर थे वो थे 60 में से 34 इलेक्टेड और 26 नॉमिनेटेड। इस 26 में से
जो है कुछ सरकारी सदस्य, मैक्सिमम 20 सरकारी सदस्य होंगे, बाकी जो नॉन गवर्नमेंट वो मेंबर होंगे। 34 जो इलेक्टेड हैं उसमें से जनरल के लिए 20 सीटें, मुस्लिमों के लिए 10 सीटें, सिखों के लिए सीटें और यूरोपियों के लिए सीटें। इस तरीके से सीटें भी आरक्षित की गई थी। यहां पर हमने कहा टोटल मेंबर 145 होते थे, 145 में से 104 और 41 के अंदर डिवाइड कर दो। 41 कैसे याद कैसे रहेगा, थोड़ा तो देखो मुश्किल है, लेकिन इसमें भी 1 4 आ रहा है, इसमें भी 1 4 आ रहा है, इसमें भी 1 4 आ रहा है, बस थोड़ा नंबर इधर का उधर हो रहा है। 145 104 4 1, ये जो 4 1 थे इसको वापिस आगे 26 15 कर दो, 26 सरकारी 15 गैर सरकारी। और ये जो 104 है इसको रिजर्वेशन के आधार पर, हालांकि सारे आगे की याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका कार्यकाल कितना होता था, इसका कार्यकाल होता था 3 वर्ष, और इसका कार्यकाल कितना होता था 5 वर्ष। ये क्या था, ये था अपर हाउस, ये क्या था अपर हाउस, और ये क्या था लोअर हाउस। इन सदस्यों को नॉमिनेट कौन करता था, नॉमिनेट किया जाएगा गवर्नर जनरल के द्वारा। आज के समय में कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय, उस समय में कौन करता था, गवर्नर जनरल। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ये टॉपिक आप पहले क्यों नहीं पढ़ाते। अरे आज के समय में मैं लोकसभा राज्यसभा से कंपेयर करवा सकता हूं, सबसे पहले पढ़ा दूं, पहले दिन भाग जाओ पॉलिटी से, ठीक है ना। तो ये गवर्नर जनरल के द्वारा होता था। और इसका काम क्या था, इसका काम था जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो भी चीजें भेजी है उसको ठीक तरीके से क्या करना, रिव्यू करना, इसका काम था। वंडरफुल एंड अमेजिंग, न्यूमरस बिकेम टीचर्स बट फ्यू नो हाउ टू टीच, प्राउड ऑफ यू फ्रॉम यूटी पांडिचेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप शिवरान, बेस्ट टीचर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, तो ये बात, इतनी बात समझ में आई। अभी तो अपन आगे बढ़ रहे हैं, 1919 का एक्ट पूरा नहीं हुआ, अभी तो अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो उस समय में केंद्र के अंदर, जैसे आज हमारे लोकसभा राज्यसभा है, वो व्यवस्था जो हमने बना दी थी, कितने कितने क्या मेंबर होंगे, वो सब भी बातें हमने इसके अंदर कर ली थी। अब बढ़ते हैं अपन आगे। आगे बढ़ने पर हम देखें तो कुछ रिफॉर्म किए थे। क्या रिफॉर्म किए थे, पहली बात, सदस्यों को प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। देखो प्रश्न पूछने का अधिकार पहले भी मिल गया था, लेकिन इस बार जो पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि नजीर ने मुझसे पूछा कि सर एमआर जयकर सीट खाली करने के बाद तो अंबेडकर जीत गए थे ना, मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ जीत गए थे, या फिर मैं मान लो मना कर दूं, तो क्या वो दोबारा मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? एक जो मैंने जवाब दिया है उस जवाब पर दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? या फिर नजीर जब मुझसे दोबारा प्रश्न पूछे, मैं कहूं बस हो गया तुम्हारा, बैठ जाओ। यदि मैं कह दूं हो गया तुम्हारा बस बैठ जाओ, इसका मतलब है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नजीर को मैंने नहीं दिया। तो 1919 के एक्ट में क्या, कौन सा अधिकार दे दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। स्थगन प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दे दिया गया, जैसे कि आज की हमारी लोकसभा के अंदर होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन आता है, हम किसी विषय पर डिस्कशन चल रहा है, उसके बजाय किसी दूसरे विषय पर डिस्कशन को शुरुआत करवा सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव, वो उस समय में कर दिया। इसके अलावा बजट पर कुछ हिस्से पर मतदान का अधिकार दे दिया गया। बजट के कुछ हिस्से पर अभी भी 75% हिस्सों पर मतदान का अधिकार नहीं था। अंग्रेज जो थे वो कुछ मामलों को एक तरीके से बपोती मानते थे कि रेलवे का खर्च कहाँ होगा, ये सब हम डिफेंस पर कितना क्या खर्च होगा, तुम थोड़ी ना वोटिंग करोगे, हम अपने आप तय कर लेंगे, तुम कौन होते हो वोटिंग करने वाले। तो बजट पर वोटिंग का अधिकार दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत लिमिटेड हिस्से पर दिया गया, 75% हिस्से पर अभी भी मतदान का अधिकार जो वो नहीं था। और देखें क्या हुआ, विषयों का बंटवारा किया गया। पहली बार प्रांतों का बजट केंद्र से अलग किया गया। पहली बार प्रांतों का बजट क्या किया गया, केंद्र से अलग किया गया। स्टेट का अलग बजट बनेगा और जो है सेंट्रल का एक अलग बजट बनेगा, जैसा कि आज के समय में होता है हमारे। और इसके अलावा विषयों का बंटवारा किया गया कि ये तो है केंद्रीय विषय और ये है प्रांतों के विषय, जो कि देश की नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी थे, उनको केंद्रीय विषयों का दर्जा दिया गया। जैसे कि विदेश और राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक ऋण, कितना क्या हम लोन ले सकते हैं ब्रिटेन से, जनगणना, या फिर तटकर यानी कि जो पोर्ट पर जो कर वगैरह लगता है, बंदरगाह, सीमा शुल्क, मुद्रा, ऐसे 47 विषय थे जो कि किसके पास रखे गए, सेंटर के पास रखे गए। वापस चलते हैं हम इसी से कंपेयर करके पढ़ेंगे, तब आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, जो हम लोकसभा राज्यसभा से कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने कहा ये है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि आज की सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इसमें इनको कुछ विषय दिए गए कि ये जो कुछ विषय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे। कौन से विषय रहेंगे, ज्यादातर यही विषय आज भी हमारे यूनियन के पास में है, जैसे कि जनगणना, जैसे कि तटकर पोर्ट को लेकर, जैसे कि बंदरगाह, जैसे कि सीमा शुल्क,
जैसे कि विदेशी संबंध, ये सब तो आप वैसे भी गैस कर लोगे। ऐसे लगभग 47 विषय किसके पास रखे गए? सेंट्रल के पास रखे गए। और इन मेंबर्स को क्या अधिकार दिया गया कि भाई साहब आप बजट पर प्रश्न बजट पर मतदान कर सकते हो, लेकिन बहुत लिमिटेड टॉपिक पर। सघन प्रस्ताव लाने का अधिकार दे दिया, प्रश्न पूछने का और पूरक प्रश्न का पूछने का अधिकार दे दिया। तो ये सारी चीजें जो है इस 1919 के एक्ट के अंदर हुई। और मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये अभी तक हम बात कर रहे हैं किसकी? सेंट्रल लेवल पर क्या चल रहा है। अभी तक हम स्टेट में नहीं घुसे हैं। 1919 के एक्ट में सेंट्रल लेवल पर क्या चल रहा था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और अब हम चलते हैं किसकी तरफ? स्टेट की तरफ, प्रांतीय सरकार। प्रांतीय सरकारों में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कि प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू हो गया। डायरकी जो है इन प्रोविंसेस, प्रांतों के अंदर क्या लागू हो गया? द्वैध शासन लागू हो गया। ये क्या है द्वैध शासन? इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमने सबसे पहले तो सेंट्रल के विषय अलग कर दिए थे और स्टेट के अलग कर दिए थे। स्टेट को कौन से विषय दिए? स्टेट को स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, स्वायत्त संस्थाएं, ये सब विषय दिए। इसको मैं याद रखने के लिए सामान्यतः से याद करता हूं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, स्वायत्त संस्थाएं, ये सब विषय किसको दिए गए? यानी कि स्टेट को दिए गए। स्टेट को स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई और स्वायत्त संस्थाएं, ये विषय दिए गए। ठीक है। अब मैं यहां पर आपको बेसिक चीज जो बता रहा हूं कि स्टेट्स के अंदर क्या कर दिया गया? द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन का मतलब ये हो गया कि ये ओवरऑल जो विषय दिए गए थे इसको आगे दो भागों के अंदर बांट दिया गया। एक विषय ऐसे जो कि रिजर्व रखे जाएंगे, अंग्रेजों के पास में आरक्षित रखे जाएंगे, और एक ऐसे विषय जो कि अनआरक्षित, अनरिजर्व्ड या फिर हस्तांतरित भी इनको कहते हैं, जो कि ट्रांसफर किए गए भारतीयों को एक तरीके से लो भी रख लो, थोड़े बहुत तुम रख लो। तो आरक्षित विषय और अनारक्षित के अंदर ये डिवाइड किए गए। आरक्षित विषय ऐसे थे जो कि ब्रिटिश गवर्नर जो था वहां का, उस राज्य का जो गवर्नर था, वो अपनी एक छोटी सी परिषद थी, उसकी सहायता से सारे उसका प्रशासन करता था। उसका प्रशासन कौन करता था? वो जो गवर्नर है वो करता था अपनी एक परिषद की सहायता से। गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि गवर्नर करता था। जैसे आज के समय में हमारे क्या होते हैं? राज्यपाल। गवर्नर जनरल की तुलना कर दो राष्ट्रपति से, गवर्नर की तुलना कर दो राज्यपाल से, तो उस राज्य का जो गवर्नर था, राज्यपाल था, वो इसका प्रशासन कर रहा था। यार सोच के देखो, आज के जैसे समय में हमारी एक चुनी हुई आज के समय में हमारी एक चुनी हुई सरकार है, उसको शक्तियां ना देकर राज्यपाल को शक्तियां दे दो। तो लगभग वही ये विषय था। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू कर दिया और विषयों को बांट दिया। आरक्षित या सुरक्षित बोल देते हैं, और इधर अनारक्षित या फिर हस्तांतरित बोल देते हैं। और ज्यादातर महत्वपूर्ण विषय जो है किसको दे दिए गए? इस आरक्षित वाले के अंदर दे दिए गए। कौन से? जैसे कि सिंचाई, जैसे कि व्यापार वाणिज्य, जैसे कि वित्त, पुलिस, छापे खानों पर नियंत्रण, भू राजस्व, कारखाने। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो पैसों से जुड़े हुए हैं। कौन से? व्यापार वाणिज्य, वित्त, भू राजस्व, कारखाने, सिंचाई, ये सारे पैसों से जुड़े हुए हैं। कौन से? सिंचाई, व्यापार वाणिज्य, वित्त, भू राजस्व और कारखाने। दूसरा, भारत के आंदोलनकारियों पर कंट्रोल भी तो करना है, इसलिए छापे खानों पर नियंत्रण। कौन सी किताबें छपेंगी, कौन से समाचार पत्र छपेंगे, वो उनको दिया गया। दूसरा, पुलिस। ये सारे विषय जो है अपने पास रखे गए। कौन कौन से? सिंचाई, व्यापार वाणिज्य, वित्त, पुलिस, छापे खानों पर नियंत्रण, भू राजस्व और कारखाने। और ये गवर्नर द्वारा ब्यूरोक्रेट्स की कार्यपालिका परिषद को दिए गए। गवर्नर द्वारा ब्यूरोक्रेट्स की कार्यपालिका परिषद के माध्यम से प्रशासित किए जाते थे, जो मैं कह रहा हूं कि एक तरीके से राज्यपाल करता था। कौन करता था? राज्यपाल करता था। दूसरी तरफ आते हैं हम ऐसे विषयों पर जो कि क्या थे? अनारक्षित। अनारक्षित मतलब कि जो चुने हुए जो सदस्य थे, एक तरीके से एमएलए थे, उनको दिए कि लो भाई छोटे मोटे तुम रख लो। छोटे मोटे मतलब क्या? सफाई तुम करवा लेना, शिक्षा के लिए तुम काम कर लो, तो वही है बस। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन और कृषि। देखो, कृषि इनको दे दिया, सिंचाई उधर रख लिया। तो ये विषय है अनारक्षित विषय, स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि। इसमें मिनिस्टर जो थे वो करते थे नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग इलेक्टेड मेंबर्स। जो चुने गए मंत्री हैं, चुने गए सदस्य हैं, उसमें से कुछ मंत्री, एक तरीके से ये हमारी सरकार है, राज्य सरकार, और ये हमारे राज्यपाल है। इस तरीके का एक शासन लागू कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, और ज्यादा पावर किसको दे दी गई? राज्यपाल की। इसलिए 1919 के एक्ट को कहा जाता है कि भाई प्रांतों को आपने कोई पावर तो दी नहीं। एक्चुअल में प्रांतों को आप सेंटर के अंडर में ही मानते थे। अपन पढ़ेंगे 1935 के एक्ट में पहली बार प्रांतों को अलग यूनिट के रूप में देखा गया।
जैसे कि आज के समय में हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, भारत के अंदर दोहरी विधायिका है और दोहरी कार्यपालिका है। प्रांतों की विधायिका अलग है, प्रांतों की कार्यपालिका अलग है। प्रांतों की सरकार, राज्यों की सरकार अलग है, राजस्थान सरकार अलग है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, भारत के अंदर दोहरी विधायिका, दोहरी कार्यपालिका है। लेकिन 1919 के एक्ट तक ऐसा नहीं था। 1935 के एक्ट में पहली बार ऐसा हुआ। इसलिए हम कहते हैं 1935 के एक्ट में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और 1935 के एक्ट में पहली बार प्रांतों को एक अलग यूनिट के रूप में देखा गया। प्रांतों को एक अलग यूनिट के रूप में देखा गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो आरक्षित विषय और अनारक्षित विषय ये हमने देखा। अच्छा, एक दो और बातें और आपको बता दूं, ये जो प्रांतों में द्वैध शासन है ये 8 प्रांतों के अंदर लागू था। वो कौन कौन से थे? असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, पंजाब, मद्रास, यूपी और सेंट्रल प्रोविंस। अच्छा, आज आपको ऐसे याद रखना हो तो आपको बीबीबी से इसको याद रखा जाता है। 8 प्रांतों के अंदर लागू थे। कौन कौन से 8 प्रांत? बंगाल, बिहार, बॉम्बे। और आपको का मतलब क्या है? असम, पंजाब और आपके जो सेंट्रल प्रोविंस और उड़ीसा, और एक और है यूपी। आपको बीबीबी 8 प्रांतों के अंदर लागू थे। असम, पंजाब, उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंस। आपको असम, पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस और उड़ीसा, एक यूपी याद रखना है। बीबीबी, बंगाल, बिहार, बॉम्बे। इस तरीके से 8 प्रांतों के अंदर जो है ये आपके जो है ये लागू थे। और इसके जो प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? लियोनस कार्टिस को माना जाता है। किसको माना जाता है? लियोनस कार्टिस को माना जाता है। अरे भाई, किसको माना जाता है? लियोनस कार्टिस को माना जाता है। ठीक है, और हम बात करें और क्या कुछ रिफॉर्म हुए थे। प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया था। कौन सी प्रांतीय विधानसभाएं? सुन लो भाई, मेरी बात फिर से सुन लो। फिर मैं कह रहा हूं, आज के भारत से कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो 1 मिनट में चीजें याद हो जाएंगी। हमने आज के समय में क्या पढ़ा? संसद होती है, संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है। उसी तरीके से हमने कहा उस समय में लोकसभा को तो क्या बोलते थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। और राज्यसभा को क्या बोलते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे। और आज के समय में हमारे यहाँ पर क्या होती है? राज्य विधानमंडल। उसको राज्य विधानमंडल ना बोलकर प्रांतीय विधानमंडल बोलते थे। हम ये कह रहे थे प्रांतीय विधानमंडल का यहाँ पर विस्तार किया गया और नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कि एक तरीके से एमएलए की संख्या बढ़ाई गई। एक तरीके से क्या किया गया? एमएलए की संख्या बढ़ाई गई। लेकिन प्रांतों के अंदर पावर इनको दे नहीं रखी थी। पावर तो किसको दे रखी थी? राज्यपाल को। राज्यपाल मतलब कि गवर्नर, गवर्नर जनरल मतलब कि प्रेसिडेंट। आपको कभी भी मान लो यदि थोड़ा सा ये हो जाए कि भाई यार इसमें गैस करना पड़ेगा, नहीं पता मुझे, तो ये सोच लेना कि आज के समय में क्या है अपने, और गवर्नर जनरल, गवर्नर को वो तुलना कर लेना आपस में। ठीक है ना। तो यहां पर हमने प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों का क्या किया गया? विस्तार किया गया। और कैसा विस्तार किया गया? अधिकतम सदस्य बंगाल में थे 140 और सबसे कम थे असम के अंदर 53। यानी कि एक तरीके से उस समय में बंगाल के अंदर 140 एमएलए होते थे और असम के अंदर 53। याद रखना इसलिए भी आसान है, दोनों आसपास में है। एक में सबसे ज्यादा, एक में सबसे कम। एक में सबसे ज्यादा और एक में सबसे कम, दोनों आसपास में। प्रांतीय विधान परिषदों में एक और रूल लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी ध्यान रखना। प्रांतीय विधान परिषदों में एक और रूल लाया गया कि जितने भी एमएलए होंगे उसमें से 70%, मिनिमम 70% इलेक्टेड होंगे, बाकी 30% नॉमिनेटेड हो सकते हैं। आज के समय में हमारे जितने भी एमएलए होते हैं सारे के सारे इलेक्टेड ही तो होते हैं सर। कोई एक आधा पहले एंग्लो इंडियन वाला था, वो भी प्रोविजन हटा दिया। ज्यादातर एमएलए हमारे 100% क्या होते हैं? इलेक्टेड। लेकिन उस समय में एमएलए कितने थे इलेक्टेड? 70% ही थे, बाकी 30% क्या होते थे? मनोनीत। बाकी 30% क्या होते थे? मनोनीत। महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया गया स्टेट वाले में। परिषद जो थी वो बजट को रद्द कर सकती थी, हालांकि गवर्नर पुनः लागू भी करवा सकता था। गवर्नर इतना ज्यादा पावरफुल था कि कुछ लोगों ने तो ये कहा कि गवर्नर के पास में हिटलर जैसी शक्तियां थी। गवर्नर के पास में हिटलर और मुसोलिनी जैसी शक्तियां थी। ठीक है ना। गवर्नर को वीटो की पावर भी थी, ऑर्डिनेंस की पावर भी थी, प्रायर अप्रूवल की पावर भी थी, जो आज के समय में हमारे राष्ट्रपति को होती है। हालांकि राष्ट्रपति को सारे काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करने होते हैं, उस समय में इंडिपेंडेंटली ये काम करते थे। इस तरीके से हमने कौन सा एक्ट पढ़ा? 1919 का एक्ट पढ़ा। अब इस पूरी बात को समराइज कर लें क्या? 1919 के एक्ट में क्या क्या पढ़ा? 1919 के एक्ट में सबसे पहले हमने इसकी टाइमलाइन के बारे में बात की। मॉन्टेग्यू घोषणा के आधार पर अगस्त 1917, मैं जब 2017 बोल दूं गलती से तो आप माफ करना, 1917 1921 ये समझना।
मई 1919 के अंदर बिल रखा गया, दिसंबर में पारित हो गया, जुलाई के अंदर ब्रिटिश क्राउन ने पारित कर दिया, 1 जनवरी 1921 को लागू हो गया। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा बोलते हैं, क्योंकि भारत सचिव उस समय में ये थे, और चेम्सफोर्ड जो वो क्या थे आपके वो थे वाइसराय थे, डेविड जॉर्ज ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ये सब जो है स्थापना हुई थी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की, ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1 अक्टूबर 1956 को। बाद में यूपीएससी की स्थापना हुई और प्रांतों के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई, जो कि अपन 1935 के एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई थी, जिसको नरेंद्र मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर नाम जो है वो अलवर के राजा जयसिंह जी के द्वारा रखा गया था। और प्रथम चांसलर जो आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी थे। प्रथम अध्यक्ष जो लॉर्ड रीडिंग जो थे 1921 के अंदर बनी थी। ऑडिटर जनरल को जो है यहाँ पर वैधानिक मान्यता दे दी गई। हालांकि बंद तो 1858 में ही गया था, लेकिन पहली बार इसको जो है वैधानिक मान्यता दी गई। इसी समय में लोक लेखा समिति का भी गठन हो गया था, और यह भी कहा गया कि 10 वर्षों बाद में एक और संगठन बने, एक और आयोग बनेगा, जिसको बाद में 8 वर्षों बाद ही ले आए, और सांविधिक आयोग वो हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। यदि हम सेंट्रल लेवल पर देखें कि क्या व्यवस्था थी, तो केंद्रों के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई थी, और एक थी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 145 मेंबर थे और इसके अंदर 60 मेंबर थे। इन 60 में से 34 इलेक्टेड हुआ करते थे और 26 नॉमिनेटेड हुआ करते थे, है ना। और 26 नॉमिनेटेड में से आगे फिर जो है सरकारी गैर सरकारी के अंदर और बांट दिया। इनको नॉमिनेट कौन करेगा, तो भाई आज के समय में कौन करता है, प्रेसिडेंट। उस समय में कौन करेगा, गवर्नर जनरल करेगा। 145 को कैसे याद करेंगे, 1-4-1-4-1-4 यानी कि 4-1-1-0-4। 104 तो होते थे इलेक्टेड और 41 होते थे क्या, नॉमिनेटेड। सेंट्रल को कौन से विषय दिए गए, जो आज के समय में है, जनगणना है, तटकर है, बंदरगाह है, सीमा शुल्क है, विदेशी संबंध है ना। ये सारे विषय उस समय में सेंट्रल के पास थे। इसका कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष था। इसका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष था। ये लोअर हाउस था, ये अपर हाउस था। ये हमारे पहले, आप बता सकते हो केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, याद करो। जब अपन लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं व्हाइट। कौन थे, व्हाइट जो है पहले अध्यक्ष थे। और राज्यसभा के जो है वो पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि आपके जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर मूडीमैन। कौन थे, अलेक्जेंडर मूडीमैन। सारी बातें याद रह जाए तो ठीक है, पर जितनी मैंने ज्यादा बार बार रिवाइज करवा रहा हूं वो अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या क्या रिफॉर्म किए गए थे, सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, स्थगन प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया गया, बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। हालांकि यह जो है 75% हिस्से पर अभी भी मतदान नहीं होता था। और पहली बार प्रांतों का बजट केंद्र से अलग किया गया और विषयों का बंटवारा किया गया। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया राज्यों के बारे में। हमने कहा राज्यों के अंदर बात करें तो 8 प्रांत थे जहां पर कि द्वैध शासन लागू किया गया। वो 8 प्रांतों के नाम भी याद कर लिए आपको बीबीबी के नाम से। आपका ए का मतलब असम है, पी का मतलब पंजाब है, सी का मतलब सेंट्रल प्रोविंस है, ओ का मतलब उड़ीसा है, यूपी है, बंगाल, बिहार, बॉम्बे है। 8 प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। लियोनस कार्टिस जो है इसके जनक माने जाते हैं। इसके अंदर विषयों को 2 भागों में बांट दिया जाता था। जैसे आज के समय में राज्यपाल को यदि मैं सारी शक्तियां दे दूं और चुनी हुई सरकार को कोई शक्तियां ना दूं, उसी प्रकार से राज्यपाल को सारी शक्तियां दे दी जो विषय आरक्षित विषय कहलाते थे। जैसे कि पुलिस था, जैसे कि छापे खानों पर नियंत्रण था, क्योंकि आंदोलनकारियों को कंट्रोल करना था। और पैसे के काम भी, जैसे कि सिंचाई था, व्यापार वाणिज्य था, वित्त था, भू राजस्व था, ये सारे भी काम किसको दे दिए गए, आरक्षित में, जो कि सारे कुछ सारे कंट्रोल गवर्नर के द्वारा किए जाते थे। और दूसरी तरफ थे कौन से विषय, अनारक्षित या फिर हस्तांतरित विषय, जिसमें से सह वाले याद आ जाएंगे, स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि। ये कौन देखेगा, ये चुनी हुई सरकार चुनेगी। चुनी हुई सरकार, जैसे कि आज के समय में एमएलए में से कुछ मंत्री बनते हैं, वैसे इलेक्टेड मेंबर्स में से कुछ मंत्री बन जाएंगे, वो देखेंगे। लेकिन पावर तो थी नहीं, इसलिए क्या कहा जाता है, प्रांतों को कोई पावर ही नहीं दी। अच्छा, एक और, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो गवर्नर इन विषयों पर भी कंट्रोल कर सकता है, यह भी दिया हुआ। यदि क्या, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जैसे आज के समय में हमारे यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगता है, उसी तरीके से संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाए तो गवर्नर अनारक्षित विषयों पर भी प्रशासन का नियंत्रण रखता था। और क्या रिफॉर्म हुए, प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। सर्वाधिक सदस्य बंगाल में थे, मिनिमम आसाम के अंदर थे। प्रांतीय विधान परिषद में 70%, जैसे कि आज के हमारे एमएलए हैं, मिनिमम 70% इलेक्टेड होंगे और 30% मनोनीत होंगे। महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया गया। परिषद को बजट रद्द करने का अधिकार था, लेकिन गवर्नर वापस लागू करवा सकता था। इस तरीके से गवर्नर को काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया था। सर अभी भी तो 1/6 नॉमिनेट होते हैं। अरे नजीर यार, तुम कहां से कौन सी बात लेके आते हो? मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, विधान परिषद की बात नहीं कर रहा।
विधान परिषद में तो सारे ही नॉमिनेट ही होते हैं एक तरीके से, मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होता। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे 1935 के एक्ट की। उससे पहले मुझे बताएंगे क्या 1919 का एक्ट अच्छे से याद हुआ कि नहीं हुआ, फिर मैं 1935 के एक्ट की तरफ बढ़ता हूँ। ये दोनों एक्ट जो है ना आपके एसआई के सिलेबस में भी है और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है, हालांकि आरएस के अंदर नहीं है, इसलिए वहां पर उतना डिटेल के अंदर नहीं पढ़ते अपन। हालांकि पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ते जितना डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। पहले इसको बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, संदीप शिवराण, राजस्थान पॉलिटी भी करवा देना, बेस्ट टीचर वर्ल्ड पॉलिटी पूरा याद हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। सर साइकोलॉजी की सेकंड क्लास में ऑडियो नहीं आ रही, हाँ वो मैंने बोल दिया सर को, वो हो जाएगी। चलो भाई अब बात करते हैं 1935 के एक्ट के बारे में। 1935 का एक्ट मान लो या भारत का संविधान मान लो, आप 1935 के एक्ट को डाउनलोड करोगे। एक बड़ा ही टफ क्वेश्चन किसी एक एग्जाम में पूछा गया था कि चीफ इन कमांडर की जो नियुक्ति है वो कौन से आर्टिकल में है। तो मुझे लगा कि सारे आर्टिकल पे एक बार पढ़ लेते हैं यार, कौन से में क्या है, होंगे को 15-20 बता देंगे। लेकिन मैंने जब पूरा 1935 का एक्ट डाउनलोड किया तो उसके अंदर 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी। आज का जो हमारा संविधान है लगभग उतना ही मानो। हाथ जोड़ लिए भाई साहब, सारा कोई ऐसे पढ़, ये कोई इतना घटिया क्वेश्चन कौन पूछता है कि कमांडर इन चीफ जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर था। ऐसे आप क्या 321 अनुच्छेद 1935 के एक्ट के याद करवाना चाहते हो क्या? पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और फिर हम कहेंगे ऑथेंटिक बुक में से पूछ लिया। ऑथेंटिक तो फिर 1935 का एक्ट ही है, वो पढ़ो ना, ऑथेंटिक तो वो है फिर। और 1935 का एक्ट क्या पढ़ा जाना पॉसिबल है? इस तरीके से हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने लग जाए तो पागल हो जाओगे, एक सब्जेक्ट भी पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी आपको रेस से बाहर नहीं करते। बड़े भोले भाले लोग होते हैं, बड़े सोशल मीडिया पर महारथी बनते हैं, कोचिंग वालों के धज्जियां उड़ गई, नोट्स में से कुछ नहीं आया। अरे तो तुम क्यों राजी हो रहे हो? क्योंकि तुमने तो कोचिंग के नोट्स ही पढ़ने हैं। तो किताबें कितनी पढ़ लोगे मेरे भाई, कितनी पढ़ लोगे यार? मुझे कह दिया जाए कि 10 किताब पढ़नी है एक सब्जेक्ट की, पॉलिटी की 10 किताब पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाए, आपको तो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना। प्रैक्टिकल बात तो करो। बहुत सारे टीचर मैंने देखे हैं आजकल आके वो एक फैंसी वर्ड चला हुआ, ऑथेंटिक बुक पढ़ो। सर प्रैक्टिकल अप्रोच तो बताओ कैसे पढ़े, कितने सब्जेक्ट की पढ़नी है प्रैक्टिक ऑथेंटिक बुक, और पढ़ने के बाद याद रहेगी क्या वो? नोट्स तो हमें याद नहीं हो रहे। तो बातें चलो वापिस आते हैं अपन। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि ऑथेंटिक बुक मत पढ़ो, लेकिन पहले अच्छे से पता तो कर लो कि किसे कह रहे हैं ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, और ऑथेंटिक बुक पढ़ने के बाद भी कितना नोट्स में से आ जाएगा। मेरा तो एक ही मानना है, भले ही कम पढ़ लो लेकिन याद करके जाओ। जितना याद करके गए उसमें से गलत मत करके आना, किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं रुकेगा। उतना याद करके चले जाओ। चलो भाई आगे बात करते हैं 1935 के एक्ट की। तो 1935 के एक्ट के अंदर कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे। कितने भाग थे? 14 भाग थे। और कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूचियां थी।
आज के संविधान से हमारी तुलना करें तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, अभी वर्तमान में 12 है, लेकिन उस समय में 321, 14 और 10। थोड़ा सा बैकग्राउंड पर चलते हैं, तो बैकग्राउंड ये है कि साइमन कमीशन नाम से एक आयोग आया था, नवंबर 1927 में गठित किया गया था। एक्चुअल में आना तो था 10 वर्षों बाद, जैसा कि 1919 एक्ट में आ गया था, लेकिन ये आ गया था 8 वर्षों बाद ही, और इसका काफी विरोध भी हुआ क्योंकि इसमें से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, और जब एक भी सदस्य भारतीय नहीं था तो इसका विरोध हुआ। लॉर्ड बिर्केनहेड द्वारा जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसके द्वारा लॉर्ड बिर्केनहेड की अध्यक्षता के द्वारा जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनले बाल्डविन थे। सारी बातें याद नहीं रखनी, बस एक बार सुन लिया ना कि बोल्ड कर दिया भारतीयों को, किसने? बाल्डविन ने। याद रहे तो ठीक, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। 7 सदस्य थे, सातों के साथ अंग्रेज थे। कभी किसी एग्जाम में भी पूछ लिया तो सारे डब्बे गोल हो जाएंगे कि साइमन कमीशन के मेंबर कौन कौन थे। मैं आपको अभी देखो याद करा देता हूं। बोलो जन गण मन, क्या बोलते हैं? जन गण मन बोलते हैं ना अपन राष्ट्रगान के अंदर, तो वही है बस। क्या है? जन, पहले गण, मन, इसको याद रख लो जन, लोजन याद रख लो, लोजन। जन गण मन यानी कि लोसन कैडोगन साइमन, जनगण मन, ठीक है। उसके बाद में भी और बचते हैं, इसको भी इसी से याद रख लो, इसको सन याद रख लो, सन, सन, गण और मन। उसके बाद में एटली है, और ये आपके लैंड फॉक्स है, और हॉर्वर्ड है। तो 7 में से 4 तो आपके जनगण मन से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्या था? ये तो साइमन कमीशन ने इसका आधार बनाया था, और इसी के आधार पर फिर बाद में क्या लेके आए थे? 1935 का एक्ट लेकर आए थे। इसमें क्या कहा गया? सबसे पहले तो ये कहा गया कि एक संघीय व्यवस्था बनाओ। सबसे पहले तो क्या किया जाए? एक संघीय व्यवस्था बनाई जाए। संघीय व्यवस्था क्या मतलब था? जितने भी स्टेट हैं, जितने भी चीफ कमिश्नरेट हैं, और जितने भी रियासतें हैं, वो सब मिलकर आपस में एक संघ बनाओ, ताकि तरीके से कोई बात जो वो रखी जाए। तो कितने स्टेट थे? 11 थे, तो 11 प्रांत थे। 4 चीफ कमिश्नरेट थे, वो जो ABCD के नाम से याद करते हैं, और देसी राज्य, इन सबको मिलाकर क्या बनाया जाए? संघ का गठन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अखिल भारतीय संघ के गठन की बात कौन से एक्ट में की गई? 1935 में। क्या कहा गया? 11 प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरेट और देसी राज्य मिलकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे, जिसमें कि ये जो ब्रिटिश इंडिया वाले प्रांत हैं, इनको तो ज्वाइन करना अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, और ये जो देसी राज्य वाले हैं, इनको स्वैच्छिक रखा गया, ऑप्शनल रखा गया। आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या है? अखिल भारतीय संघ का, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई, जिसमें कि 11 प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरेट, ये तो थे ब्रिटिश इंडिया वाले, इनके लिए तो अनिवार्य कर दिया, और बाकी जो रियासतें थी इनको जो छोड़ दिया कि देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि बन गई संघीय विधान संरचना। इसमें क्या होगा? तो वही जो कि अपन थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, एक वही राज्य परिषद है, और एक वही जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी। अब इसका नाम संघीय सभा कर दिया। संघीय सभा क्यों कर दिया? क्योंकि अब इसमें रियासतों से भी मेंबर भेजे जाएंगे। इससे मेंबर भेजे जाएंगे, रियासतों से भी मेंबर भेजे जाएंगे, इसलिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से इसका नाम क्या कर दिया? संघीय सभा कर दिया। कितने क्या मेंबर होंगे? पहले मुझे बताओ, उसमें कितने थे? उसमें थे 60 और 145। उसमें कितने थे? 60 और 145। इसमें भाई साहब 260 और 145 का भी उतना ही बढ़ा दो, 375, ठीक है ना। उसमें कितने थे मुझे बताओ? 1919 एक्ट वाले में 60 और 145, कितने बढ़ा दो? 200, 260 कर दो। यहां पर भी 200 बढ़ाओ, 345 थोड़ा और बढ़ा दो यार, 375। समझ गए क्या? तो 260 और 375 जो यहां पर सदस्य थे। अब 260 को फिर आगे डिवाइड करो 156 और 104 में। 156 और 104 में, 104 सुना सुना लग रहा है, हाँ 145 में से 104 और 41 किया था ना, वही यहां पर आ रहा है। 260 में से 156 और 104 कर दिया। 156 और 104 का मतलब क्या है? 156 तो थे ब्रिटिश इंडिया से, और 104 थे रियासतों से। तो एक तरीके से राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे? 260। 260 में से 156 तो कहां से? ब्रिटिश इंडिया से, और 104 कहां से? रियासतों से। और इस 156 में से 150 तो होंगे इलेक्शन से, और 6 होंगे नॉमिनेटेड। आज के समय में हमारी राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं? 12। उस समय में थे 6। आप कहोगे सर पिछली बार तो 26 थे। बस वही मैं कह रहा हूं, पिछली बार 26 थे, यहां का दुआ हटा के 6 रह गए, यहां का दुआ इसके आगे लगा दिया।
नॉमिनेटेड मेंबर पिछली बार कितने थे? 26। टोटल मेंबर कितने थे? 60। यहां का दुआ हटाओ, यहां लगा दो। 260 सदस्यों में से नॉमिनेटेड मेंबर कितने रह गए? 6 रह गए। तो 156 तो ब्रिटिश इंडिया के, उसमें से 150 प्रत्यक्ष चुनाव से और 6 कहां से? नामांकन से। नॉमिनेट कौन करेगा? आज के समय में कौन करता है? प्रेसिडेंट। उस समय में कौन करेगा? गवर्नर जनरल। 104 कहां से थे? रियासतों से। रियासतों में भी गवर्नर जनरल करेंगे क्या? राजा कहेंगे आवाज नीचे, यहां पर राजा में। जैसे संविधान सभा में भी तो यही था, 389 सदस्य रखे थे, उसमें से 293 और 93 के अंदर बांटे थे, ठीक है ना। तो इसमें से जो है 296 और 93 में से बांटे थे, और 93 कहां से रखे थे? रियासतों से। यहां पर नॉमिनेट किसने किया था? राजाओं ने। तो वैसे ही यहां पर भी नॉमिनेट कौन करेगा? राजा ही करेंगे। यहां पर भी नॉमिनेट कौन करेगा? राजा करेंगे। बंगाल, मद्रास, यूपी के अंदर 20-20 सदस्य थे, बंबई, बिहार, पंजाब के अंदर 16-16 सदस्य। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इतना भी कोई डिटेल में याद रखने की आवश्यकता नहीं। एक बात याद रख लेना बस, 1935 आते आते जनरल मुस्लिमों, सिखों के अलावा स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें आरक्षित कर दी थी। कैसे? सांप्रदायिक पंचायत, गोल में सम्मेलन, गांधी जी के अंबेडकर की विरोध, मतलब आपस में भिड़ंत, याद करो, यही तो कह रहे थे सीटें आरक्षित रखेंगे। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीटें और स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए भी 6 सीटें आरक्षित कर दी थी 1935 आते आते। शुरुआत में आरक्षण किसको दिया था? मुस्लिमों को और बड़े जमींदारों को। बाद में सिखों को भी कर दिया, और इसमें आते आते किसको कर दिया? शेड्यूल कास्ट और स्त्रियों को। 1909 में किसको किया था? मुस्लिमों को और बड़े जमींदारों को, उद्योगपतियों को। 1919 में किसे कर दिया? सिखों को भी शामिल कर लिया। 1935 में किसे कर लिया? महिलाओं को और शेड्यूल कास्ट को भी कर लिया। समझ भाई बात? 1935 का एक्ट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य परिषद, टोटल मेंबर 260, ब्रिटिश इंडिया से 156, रियासतों से 104। रियासतों से जो होंगे जो राजाओं द्वारा नामांकन होगा, और ब्रिटिश इंडिया से जो होंगे 156, उसमें से 150 और 6। अच्छा, इनका कार्यकाल, आज के समय में राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। इनका था 9 वर्ष। कितना था? 9 वर्ष। हमारे यहां पर क्या होता है? हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, हर 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। इसीलिए 1937 के बाद अगला चुनाव कब हुआ? 1946 में। 37 और 9 46, ठीक है ना। तो याद रखना 1937 और 1946, हालांकि वो बीच बीच में 1/3 चले भी जाते थे, तो ये बात टेक्निकली गलत है, लेकिन आपको एक चीज याद रहे कि 1937 के बाद चुनाव कब हुए 1946 में, वो पता रहे। संघीय सभा में कितने सदस्य थे? 375। 375 को 250 और 125 में डिवाइड कर दो, 2:1 के अंदर। यदि अपन इसका रेशियो देखेंगे ना, तो यहाँ पर 2:1 था, और यहाँ पर ये रेशियो देखना कितना है, इसमें रेशियो में कुछ अंतर है, देखना है रे, क्या है, क्या आएगा? 8 और 4, देख लो यार, लगा लो कितना होता है। मुझे थोड़ा कैलकुलेट करना ही थी, फास्ट आ नहीं रहा। 8:5 क्या? 8:5 बैठ नहीं रहा, ये प्रॉपर नहीं बैठ रहा, इसको छोड़ा पड़ दो, इसको याद रखो 2:1। 375 ये उसमें कोई एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के तहत ये रखा गया था। 375 में से 250 ब्रिटिश इंडिया से और 125 कहाँ से? रियासतों से, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये हमने बात की। यहाँ पर कार्यकाल कितना? 9 वर्ष, 3 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य। और इधर भी इसी तरीके से स्त्रियों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, इनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी। बस ये बातें आपको याद रखनी है। तो 1935 के एक्ट को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्या क्या बातें। सबसे पहली बात हमने कहा, अनुच्छेद कितने थे? 321 अनुच्छेद। और अनुसूचियां कितनी थी? 10। भाग कितने थे? 14। कितने भाग थे? 14। साइमन कमीशन के बारे में बात कर ली, साइमन कमीशन के मेंबर याद रख लिए। फिर हमने कहा सबसे पहले तो क्या बनाओ? एक फेडरेशन बनाओ, अखिल भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन। उस ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर सारे के सारे प्रांत आ जाओ, चीफ कमिश्नरेट आ जाओ, और देशी राज्यों को ले आओ, ठीक है ना। ये मिलकर अब बना दिया। अच्छा, इसमें जो प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश इंडिया वाले जो है, उसको तो कहा कि आपको तो आना ही है। रियासतों कह दिया देख लेना अपनी मर्जी से, तो अच्छी रख दिया। उसके बाद में कह दिया कि जो राज्य परिषद है उसमें पहले 60 मेंबर होते थे, इस बार 260 होंगे। इधर 145 थे, इधर 375 कर दिए। 260 से जो 156 और 104, 156 में से फिर 150 और 6 नॉमिनेटेड हो गए। पहले नॉमिनेटेड कितने थे? 26, इस बार कितने थे? 6, और 104 रियासतों से हो गए। इधर 375 में से 250 और जो 100 कर दिए, ठीक है ना। तो ये पूरी बात हमने पढ़ी किसके बारे में? अभी बात पढ़ी है सेंट्रल के बारे में, स्टेट में चले नहीं है। सेंट्रल में ही एक बात और करें,
विषयों का बंटवारा कर दिया गया 7वीं अनुसूची के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के भारत के संविधान में भी 7वीं अनुसूची में है और 1935 के एक्ट में भी कौन सी अनुसूची में था? 7वीं अनुसूची में। विषयों का बंटवारा कौन सी अनुसूची के अंदर है? 7वीं में। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय में भी 7वीं अनुसूची में है और उसमें भी यही था। उस समय में 4थी अनुसूची के अंदर सदस्यों की शपथ का प्रारूप था, आज के समय में 3री में है ना। 10 अनुसूचियां थी, ये 2 अनुसूचियां थोड़ी कॉमन है, बाकी तो सारी अलग है ना भाई। आज के समय में सदस्यों का शपथ का प्रारूप 3री में, उस समय 4थी में था। और ये जो विषयों का बंटवारा 7वीं में है आज भी और उस समय में भी। तो यहां पर क्या कर दिया गया? विषयों का बंटवारा 3 लिस्ट के अंदर बांट दिया गया। 1919 एक्ट में क्या था? 2 में ही बांटा था, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। याद करो, 1919 के एक्ट में विषयों को कितने भागों में बांटा था? 2 में, केंद्रीय में और प्रांतीय में। लेकिन यहां पर बांट दिया 3 में, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। विषय याद रखना 59, 54, 36। 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 59, 54 और 36 3 लिस्ट में बांट दिया गया। जैसे कि आज के समय में हमारी 3 लिस्ट है, उसी तरीके से। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आज के समय में जो अवशिष्ट विषय है, अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अवशिष्ट विषय कौन से? जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं है, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, वो किसके पास में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उस समय में किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। उस समय में किसके पास थी सर? गवर्नर जनरल के पास थी। किसके पास थी? गवर्नर जनरल। तो 7वीं अनुसूची के अंदर कितने विषय? संघ सूची में 59 थे, प्रांतीय सूची में 54 थे और संवर्ती सूची के अंदर 36 विषय थे। अवशिष्ट विषय जो गवर्नर जनरल के पास थे, विषयों का बंटवारा किया गया था कौन सी अनुसूची में? 7वीं में। आज के समय में कौन सी में? 7वीं में। 59, 54, 36 अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल, आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में कोर्ट। अरे प्रॉपर वैसे ही है जैसे आज का हमारा संविधान है। कोर्ट क्या, कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। उस समय क्या था? फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तब 1+7 था, यहां पर 1+6 था। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन। यहां पर गवर्नर जनरल नहीं आएगा, ब्रिटिश क्राउन। फर्स्ट सीजीआई कौन थे? मॉरिस गोयर। 65 वर्ष की आयु तक जज बन सकते थे। हटाने का तरीका, प्रीवी काउंसिल की न्याय समिति हटाती थी। आज के समय संसद हटाती है, उस समय प्रीवी काउंसिल की न्याय समिति। कुछ भौगोलिक परिवर्तन किए थे। भौगोलिक परिवर्तन कैसे? उड़ीसा और सिंध प्रांत का गठन किया गया, नए राज्य बनाए गए, उड़ीसा और सिंध। मैं हमेशा क्लास में करवाता हूं कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? सब लोग कहते हैं आंध्र प्रदेश, मैं आंसर कहता हूं उड़ीसा, क्योंकि आंध्र प्रदेश था स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य। उससे पहले ये उड़ीसा और सिंध, बेसिकली उड़ीसा जो है वो भाषा के आधार पर बना था, ये बंगाल से अलग हुआ था। तो उड़ीसा और सिंध को अलग किया गया, एक तो ये हुआ। दूसरा, बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा, म्यांमार। हम पढ़ते हैं BN राव बर्मा के भी संवैधानिक सलाहकार रहे थे, तब तक तो साथ में ही थे। बर्मा को भारत से अलग किया गया इसके माध्यम से। बरार को मध्य प्रांत में मिला दिया गया। बरार एक रियासत थी, मतलब जो गोलकुंडा और वो अपन पढ़ते ना 5, बीदर, बरार, तो मध्य प्रांत में मिला दिया गया। और अदन की खाड़ी, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन रखा गया। तो ये बातें ध्यान रखना। उड़ीसा और सिंध प्रांत का गठन किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बरार को मध्य प्रांत में मिला दिया और अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन रख दिया। उसके बाद मैं आपको बता रहा था एक्ट की धारा संख्या 4, वो कमांडर इन चीफ की नियुक्ति, ये पूछा हुआ है। बताओ धारा की, हालांकि इसमें अनुच्छेद लिखना भाई, ये अनुच्छेद था। जैसे आज के समय में अपन अनुच्छेद कहते हैं ना, तो उस समय में अनुच्छेद था। तो ये जो एक्ट था उसके अनुच्छेद संख्या 4 में क्या था? कमांडर इन चीफ की नियुक्ति प्रक्रिया। इसके तहत भारत की महामहिम की सेनाओं का कमांडर इन चीफ होगा, ठीक है ना, और जिसे रॉयल साइन मैनुअल के वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कमांडर इन चीफ के बारे में बताया गया था। अब हम चलते हैं प्रांतों पर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा प्रांतों को ऑटोनॉमी दी गई, प्रांतों को पहली बार अलग यूनिट के रूप में देखा गया, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कुछ मामलों में केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया? समाप्त। और प्रांतों के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी। 1919 के एक्ट में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा और लोकसभा। 1935 के अंदर राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती ना आज अपने, विधानसभा, विधान परिषद, वो 1935 में की थी। और इन दोनों को मिलाकर संविधान में, हमारा संविधान इन सभी चीजों का परिणाम ही है। लेकिन ये टॉपिक यदि सबसे पहले पढ़ाने लग जाओ, क्या है भाई टॉपिक, या तो मैं यहीं पर सारा लोकसभा राज्यसभा पढ़ा दूं,
अब आपने क्या सारी चीज़ें पढ़ रखी होती हैं, तब आपको इसमें जोर नहीं आता। तो इसलिए क्या चीज़ पढ़ानी है, कब है, क्या नहीं, क्या कैसे, तो ये सब हम पर छोड़ दिया करो आप। तो यहाँ पर आते-आते 1935 के अंदर प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू कर दिया था। 6 सॉरी द्वैध शासन क्या गलत बोल रहा हूँ। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और द्विसदनीय विधायिका बाइकैमरल लेजिस्लेचर लागू कर दी थी 6 प्रांतों के अंदर। टोटल प्रांत कितने थे? 11। उसमें से 6 के अंदर जो इसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर को लागू कर दिया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतों को पहली बार अलग संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई। प्रत्येक प्रांत में एक कार्यकारी और एक विधायिका का प्रावधान किया गया। जैसा कि मैं आज कह रहा हूं, भारत में दोहरी कार्यपालिका, दोहरी विधायिका है। अलग कार्यकारी कार्यपालिका है और अलग विधायिका है, उसी तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। और वो कौन से थे? बंगाल, बॉम्बे, बिहार, BBB याद रहेगा, और MUA, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम, मद्रास, यूपी। AMU में BBB पढ़ती है। असम, मद्रास, यूपी, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, ठीक है। प्रांतों को प्रांत लोक सेवा आयोग का गठन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1919 के एक्ट में, लेकिन यूपीएससी और ये जो है प्रांतों वाला, ये इसके अंदर बना। अब 1935 के एक्ट को ना बहुत सारी संज्ञाएं दी गई है। जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया ये दास्ता का अधिनियम है, गुलामी का अधिनियम है, या फिर उनको कह दिया कि ये बिना इंजन वाला, एक ऐसा जिसके अंदर इंजन है ही नहीं और ब्रेक ही ब्रेक है, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ब्रेक ही ब्रेक है। जिन्ना ने कहा सड़ी हुई योजना है ये। मदन मोहन मालवीय ने कहा बाह्य रूप से जनतंत्रवादी लगता है लेकिन अंदर से खोखला है। बाह्य रूप से क्या लगता है? जनतंत्रवादी, लोकतंत्रवादी, लेकिन अंदर से क्या है? खोखला। सी राजगोपालाचारी ने कहा कि द्वैध प्रशासन, जो द्वैध शासन प्रणाली थी, उससे भी बुरा है। एटली ने कहा कि अविश्वास का प्रतीक है। इस तरीके से अलग अलग संज्ञाएं जो दी गई है, कौन से एक्ट को? 1935 के एक्ट को। इस तरीके से हमने 1919 और 1935 के एक्ट के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ा। ये हमने किया रिवीजन। यदि वाकई में डिटेल में पढ़ना है तो फिर वो क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें कि प्रॉपर, तो मैंने क्या फटाफट जो भी चीज़ें थी वो बता दी आपको। इसको अपन क्लास में बैच के अंदर पढ़ेंगे। अभी आपका एग्जाम सर पर था तो इसलिए मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। 1919 और 1935 के एक्ट से ही मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा वैसे आपके सिलेबस में ही लिखा भारत के संवैधानिक विकास, तो 73 और वो सब भी थोड़ा एक बार देख लेना। आप लोग इतना तो पढ़ लोगे, खुद से कर लोगे। मैंने आपको 1919 और 1935 जहाँ से कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछे जाने की, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर चीज़ें बताएंगे भाई, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। यस सर। चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो भी थोड़ा हिस्सा बच गया वो 26 तारीख को जो अपनी राजस्थान जी वो है ना करंट अफेयर वाली क्लास, उसमें डिस्कस कर लेंगे। पहले वो कर लेंगे, फिर उसके बाद में राजस्थान करंट अफेयर शुरू कर लेंगे। और कल आपके राजस्थान हिस्ट्री की रिवीजन क्लास है ही, उधर साइकोलॉजी की चल ही रही है। जितना ज़्यादा संभव हो सकेगा हम रिवीजन करवा देंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। बस हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि भाई एक तो एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा नज़दीक को रिवीजन कराने का मतलब नहीं है, हालांकि अभी भी हम नज़दीक ही हैं। अच्छा होता कि हम थोड़ा और पहले शुरू कर देते हैं। और दूसरा ये कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो, जो भी काम हो उसके अंदर आपका कुछ फ्रूटफुल आपके लिए निकले, है ना। केवल ये कहने से देखो हमने सब कुछ करवा दिया, कोई मतलब नहीं है। वैसे भी हम तो फ्री में करवा ही रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। चलो भाई, मेरा मेरा मानना ये है कि आपको ये क्लास बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और आपको चीज़ें याद होंगी। हाँ, एक फंडामेंटल राइट की जो रिवीजन क्लास है वो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँ। फंडामेंटल राइट की जो रिवीजन क्लास है वो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप क्लास के रिव्यू जो वो डाल सकते हैं भाई, क्लास के रिव्यू जो है आप मुझे दे सकते हैं कि कैसे आपको क्लास लगी। ये वाली वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो आप यूट्यूब में भी वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, या कहीं भी एक बार हमें रिव्यू देंगे।